मैं वहां जाकर करूंगा क्या? सालार ने गाड़ी में बैठे फुरकान से पूछा। वही जो मैं करता हूँ, सिग्नल पर गाड़ी रोकते हुए बोला। और तुम वहां क्या करते हो? ये तुम वहां पहुंच कर देख लेना। फुरकान उसे किसी डॉक्टर सब्ताली के पास लेकर जा रहा था, जिसके पास वो खुद भी जाया करता था। वो कोई मजहबी आलिम था। सालार को मजहबी उलमा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो पिछले चंद सालों में इतने मजहबी उलमा के असली चेहरे देख चुका था कि वो अब मजीद उन जगहों पर वक्त जाया नहीं करना चाहता था। फ्रेंकली स्पीकिंग फुरकान, मैं इस टाइप का हूँ नहीं जिस टाइप का तुम मुझे समझ रहे हो। उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद फुरकान को मुखातिब किया। किस टाइप के? फुरकान ने गर्दन मोड़कर उससे देखा। यही पेरी मुरीदी या बैत वगैरह, या जो भी तुम समझ लो, उसने कदरे साफ गोई से कहा। इसीलिए तो मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ। तुम्हें मदद की जरूरत है। सालार ने चौंकर उसे देखा। वो सड़क को देख रहा था। कैसी मदद? अगर कोई हाफिज कुरान रात को एक पारा पढ़े और फिर भी नींद लाने के लिए उसे नींद की गोलियां खानी पड़े, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत जरूर है। कई साल मुझे भी एक बार बहुत डिप्रेशन हुआ था। मेरा जहन भी बहुत उलझ गया था। फिर कोई मुझे डॉक्टर साहब के पास ले गया था। 8-10 साल हो गए मुझे अब वहां जाते हुए। तुमसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें भी मेरी तरह किसी की मदद की जरूरत है, रहनुमाई की जरूरत है। फुरकान ने नरम लहजे में कहा। तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते हो? क्योंकि दीन कहता है कि तुम मेरे भाई हो, उसने मोड़ मोड़ते हुए कहा। सालार ने गर्दन सीधी कर ली। वो उससे मजीद क्या पूछता? उसे मजहबी उलमा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। हर आलिम अपने फिरके की तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाने में माहिर था। हर आलिम को अपने इल्म पर गुरूर था। हर आलिम का लब लबाब यही होता था, मैं अच्छा हूँ, बाकी सब बुरे हैं। मैं कामिल हूँ, बाकी सब नामुकम्मल हैं। हर आलिम को देखकर लगता उसने इन किताबों से नहीं, बरह रास्त वही के जरिए हासिल किया है, जिसमें गलती का कोई इम्कान ही नहीं है। उसने आज तक ऐसा आलिम नहीं देखा था जो अपने ऊपर तनकीद सुने और बर्दाश्त भी करे। सालार खुद अहले सुन्नत मसलक से ताल्लुक रखता था, मगर जो आखिरी चीज वो किसी से डिस्कस करना चाहता था वो मसलक और फिरका था। और उन मजहबी उलमा के पास डिस्कस करने के लिए सबसे पहली चीज मसलक और फिरका ही था। उन उलमा के पास जाते जाते वो रफ्ता रफ्ता उनसे बरगजिश्ता हो गया था। उनकी पोटली में सिर्फ इल्म भरा हुआ था, अमल नहीं। वो गिबत एक गुनाह पर लंबा चौड़ा लेक्चर देते, कुरानी आयत और हदीस के हवाले देते, और अगली सांस में वो अपने किसी हम असर आलिम का नाम लेकर उसका मजाक उड़ाते, उसकी इल्मी जिहालत को साबित करने की कोशिश करते। वो अपने पास आने वाले हर एक का पूरा बायोडेटा जानते, और फिर अगर वो बायोडेटा उनके काम का होता तो मुतालिबा सिफारिशों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता, और उस बायोडेटा को अपने पास आने वालों को मुतासिर करने के लिए भी इस्तेमाल करते कि उनके पास किस वक्त कौन आया था, किस तरह कौन उनके इल्म से फैज़याब हुआ था, कौन बड़ा आदमी हर वक्त उनकी जुतियाँ सीधी करते रहने को तैयार रहता है, किसने उन्हें घर बुलाया, किस तरह खिदमत की। वो अब तक जिन आलिमों के पास एक बार गया था दोबारा नहीं गया, और अब फुरकान उसे फिर एक आलिम के पास लेकर जा रहा था। वो शहर के अच्छे इलाकों में से एक में जा पहुंचे थे। वो इलाका अच्छा था, मगर बहुत पौश नहीं था। उस सड़क पर पहले भी बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी। फुरकान ने भी एक मुनासिब जगह पर गाड़ी सड़क के किनारे पार्क कर दी। फिर वो गाड़ी से नीचे उतर गया। साला ने उसकी पैरवी की। 3-4 मिनट चलते रहने के बाद वो उन बंगलों में से एक निस्बतन सादा मगर परोविकार और छोटे बंगले के सामने पहुंच गए। नेम प्लेट पर डॉक्टर सईद सब्त अली का नाम तहरीर था। फुरकान बिला झिझक अंदर दाखिल हो गया। साला ने उसकी पैरवी की। बंगले के अंदर मौजूद छोटे से लाम एक माली अपने काम में मसरूफ था। फुरकान ने पोर्च में एक मुलाजिम के साथ दुआ सलाम का तबादला किया। फिर मजीद कुछ आगे चलता हुआ एक दरवाजे के सामने पहुंच गया, और वहां उसने अपना जूता उतार दिया। वहां पहले भी बहुत से जूते पड़े थे। अंदर से बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। सालार ने भी देखा देखी अपने जूते उतार दिए। सालार ने कदम उसके पीछे अंदर रखते हुए एक ही नजर में पूरे कमरे का जायजा ले लिया। एक कुशादा कमरे में था जिसके फर्श पर कारपेट बिछा हुआ था और बहुत से फ्लू
कुशन्स भी पड़े हुए थे। कमरे में फर्नीचर के नाम पर सिर्फ चंद मामूली सी चीजें थी और दीवारों पर कुछ पुरानी आयात कैलीग्राफी की सूरत में लगी हुई थी। कमरे में 20-25 के करीब मर्द थे जो आपस में गुफ्तगू में मसरूफ थे। फुरकान ने अंदर दाखिल होती बुलंद आवाज में सलाम किया और फिर चंद लोगों के साथ कुछ खैर मुकद्दमी कलमात का तबादला किया। फिर एक खाली कोने में बैठ गया। डॉक्टर सैयद सफ्ताली कहाँ हैं? सालार ने उसके करीब बैठते हुए मध्यम आवाज में पूछा। 8 बजते हुए अंदर आ जाएंगे, अभी तो सिर्फ 7:25 में, फुरकान ने उससे कहा। सालार गर्दन हिलाकर कमरे में बैठे हुए लोगों का जायजा लेने लगा। वहाँ हर उम्र के अफराद थे, चंद टीनेज लड़के, उसके हम उम्र अफराद, फुरकान की उम्र के लोग, अधेड़ उम्र और कुछ उम्र रसीदा भी थे। फुरकान अपनी दाईं तरफ बैठे किसी आदमी के साथ मसरूफ गुफ्तगू था। ठीक 8 बजे उसने 60-65 साल के एक आदमी को एक अंदरूनी दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल होते देखा। उसकी तवक्का के बरअक्स वहां बैठे हुए लोगों में से कोई भी इस्तकबाल के लिए एहतरामन खड़ा नहीं हुआ। आने वाले ने इस सलाम में पहल की थी जिसका जवाब वहां मौजूद लोगों ने दिया। आने वाले के एहतराम में खड़ा न होने के बावजूद सालार अब अचानक वहां बैठे हुए लोगों की नशिस्त के अंदाज में एहतराम देख रहा था। वो सब एकदम बहुत चौंकने और मोहतात नजर आने लगे थे। आने वाले यकीनन डॉक्टर सैयद सफ्ताली थे। कमरे की एक दीवार के सामने उस मखसूस जगह पर बैठ गए जिन्हें शायद उन्हीं के लिए छोड़ा गया था। वो सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस थे। उनकी रंगत सुर्ख और सफ़ेद थी और यकीनन जवानी में बहुत खूबसूरत होंगी। उनके चेहरे पर मौजूद दाढ़ी बहुत लंबी नहीं थी मगर बहुत घनी और निफासत से तराशी गई थी। दाढ़ी मुकम्मल तौर पर सफ़ेद नहीं थी और कुछ यही हाल उनके सर के बालों का भी था। सफ़ेद और सियाह के इम्तिजाज ने उनके चेहरे और सर पर मौजूद बालों को बहुत बाविकार कर दिया था। वो वहां बैठकर दाईं तरफ मौजूद किसी आदमी का हाल दरियाफ्त कर रहे थे। शायद वो किसी बीमारी से उठकर आया था। सालार ने चंद ही लम्हों में उनके सराफे का जायजा ले लिया था। वो और फुरकान बाकी लोगों के अकब में दीवार के साथ टेक लगाए बैठे थे। डॉक्टर सफ्ताली ने अपने लेक्चर का आगाज किया। उनका लब और लहजा बेहद शाइस्ता था, अंदाज धीमा था। कमरे में मुकम्मल सकूत था। वहां बैठे हुए लोगों में से कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। सालार को उनके इब्तिदाई चंद जुमलों से ही अंदाजा हो गया था कोई गैर मामूली आलिम के सामने था। डॉक्टर सफ्ताली शुक्र के बारे में बात कर रहे थे। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से नशीब व फराज से गुजरता है। कभी कमाल की बुलंदियों को जा छूता है, कभी जवाल की गहराइयों तक जा पहुंचता है। सारी जिंदगी वो इन्हीं दोनों इम्तिहानों के दरमियान सफर करता रहता है और जिस रास्ते पर वो सफर करता है शुक्र का होता है या नाशुक्री का। कुछ खुशकिस्मत होते हैं वो जवाल की तरफ जाएं, कमाल की तरफ जाएं, वो सिर्फ शुक्र के रास्ते पर ही सफर करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाशुक्री के रास्ते पर सफर करते हैं, चाहे वो जवाल हासिल करें या कमाल। और कुछ ऐसे होते हैं जो उन दोनों पर सफर करते हैं, कमाल की तरफ जाते हुए शुक्र के और जवाल की तरफ जाते हुए नाशुक्री के। इंसान अल्लाह की इन गिनत मखलूकात में से एक मखलूक है, अशरफुल मखलूकात है, मगर मखलूक ही है। वो अपने खालिक पर कोई हक नहीं रखता, सिर्फ फर्ज रखता है। वो ज़मीन पर किसी ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ नहीं उतारा गया कि वो अल्लाह से किसी भी चीज़ को अपना हक समझकर मुतालबा कर सके, मगर इसके बावजूद उस पर अल्लाह ने अपनी रहमत का आगाज़ जन्नत से किया। उस पर नियामतों की बारिश कर दी गई और उस सब के बदले उससे सिर्फ एक चीज़ का मुतालबा किया गया, शुक्र का। क्या महसूस करते हैं आप अगर आप जिंदगी में किसी पर कोई एहसान करें और वो शख्स उस एहसान को याद रख रहे हैं और एहसानमंद होने की बजाय आपको उन मौका की याद दिलाए जो आपने उस पर एहसान नहीं किया था, या आपको ये जताए कि आपका एहसान उसके लिए काफ़ी नहीं था। अगर आप उसके लिए कर देते या वो कर देते तो ज़्यादा खुश होता। क्या करेंगे आप ऐसे शख्स के साथ? दोबारा एहसान करना तो एक तरफ, आप तो शायद उससे ताल्लुक़ रखना तक पसंद न करें। हम अल्लाह के साथ यही करते हैं, उसकी नियामत और रहमतों पर उसका शुक्र अदा करने की बजाय हम उन चीज़ों के न मिलने पर करते रहते जिन्हें हम हासिल करना चाहते थे। अल्लाह फिर भी रहीम है, वो हम पर अपनी नियामतें नाजिल करता रहता है। उनकी तादाद में हमारे अमाल के मुताबिक कमी बेशती करता रहता है, मगर उनका सिलसिला कभी भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता नहीं करता।
सालार पलकें झपकाए बगैर उनका चेहरा देख रहा था। शुक्र अदा न करना भी एक बीमारी होती है, ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज बरोज कुशादगी से तंगी की तरफ ले जाती है, जो हमारी जबान पर शिकवा के अलावा कुछ आने ही नहीं देती। अगर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत न हो तो हमें इंसानों का शुक्रिया अदा करने की भी आदत नहीं पड़ती। अगर हमें खालिक के एहसानों को याद रखने की आदत न हो तो हम किसी मखलूक के एहसान को भी याद रखने की आदत नहीं सीख सकते। सालार ने अपनी आंखें बंद कर ली। नाशुक्री क्या होती है कोई उससे ज्यादा अच्छी तरह नहीं जान सकता था। उसने एक बार फिर आंखें खोलकर डॉक्टर सैयद सब्त अली को देखा। पूरे 1 घंटे के बाद उन्होंने अपना लेक्चर खत्म किया। कुछ लोगों ने उनसे सवाल किए, फिर लोग बारी बारी उठकर जाने लगे। बाहर सड़क पर लोग अपनी गाड़ियों पर बैठ रहे थे, वो भी अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। रात अब गहरी हो रही थी। सालार के कानों में अभी भी डॉक्टर सब्त अली की बातें गूंज रही थी। फुरकान गाड़ी स्टार्ट करके वापसी का सफर शुरू कर चुका था। 7 दिन पहले फुरकान नामे किसी शख्स से वाकिफ तक नहीं था और 7 दिन में उसने उसके साथ ताल्लुकात की बहुत सी सीढ़ियां तय कर ली थी। उसे हैरत थी, वो लोगों का आदी नहीं था। कुछ ताल्लुकात और राबित ऊपर कहीं तय किए जाते हैं कि सब कौन किसे कहाँ किस लिए मिलेगा और जिंदगी में क्या तब्दीली ले आएगा। ये सब वो सिर्फ 1 दिन के लिए लाहौर आया था, मगर वो पाकिस्तान में अपने क़याम के बाकी दिन इस्लामाबाद के बजाय लाहौर में ही रहा और बाकी के दिन वो हर रोज़ फुरकान के साथ डॉक्टर सब्त अली के पास जाता रहा। वो एक दिन भी उनसे बराह रास्त नहीं मिला, सिर्फ उनका लेक्चर सुनता लौट कर आ जाता। डॉक्टर सब्त अली की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामिक स्टडीज़ और इस्लामिक हिस्ट्री की तालीम देते गुजरा था। पिछले 10-12 साल से पाकिस्तान में यहाँ की यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थी और फुरकान तकरीबन इतना ही अरसा से उन्हें जानता था। जिस दिन से उसे लाहौर से इस्लामाबाद और फिर वहाँ से वापस वाशिंगटन जाना था, उस रात पहली बार वो लेक्चर के ख़त्म होने के बाद फुरकान के साथ वहाँ ठहर गया। बारी बारी तमाम लोग कमरे से निकल रहे थे। डॉक्टर सब्त अली खड़े थे, कुछ लोगों से अलविदाई मुसाफा कर रहे थे। फुरकान उसके साथ डॉक्टर सब्त अली की तरफ बढ़ आया। डॉक्टर सब्त अली के चेहरे पर फुरकान को देखकर मुस्कुराहट नमोदार हुई थी। वो कमरे में मौजूद आखिरी आदमी को रुखसत कर रहे थे। कैसे हैं फुरकान साहब? उन्होंने फुरकान को मुखातिब किया। बड़े दिनों के बाद रुके आप यहाँ पर? फुरकान ने कोई वजाहत दी, फिर सालार का तारुफ करवाया। ये सालार सिकंदर है, मेरे दोस्त हैं। सालार ने अपना नाम सुनने पर उन्हें एकदम चौंकते देखा, फिर वो कुछ हैरान हुए। फिर अगले ही लम्हा उनके चेहरे पर एक बार फिर पहले वाली मुस्कुराहट थी। फुरकान उसका तफसीली तारुफ करवा रहा था। आइए बैठिए, डॉक्टर सब्त अली ने फर्शी नशिस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। फुरकान और उनसे कुछ फासले पर बैठे गए। वो फुरकान के साथ उसके प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर रहे थे। सालार खामोशी से बारी बारी उन दोनों के चेहरे देखता रहा। गुफ्तगू के दौरान ही उनका मुलाजिम अंदर आया और उन्होंने उसे खाना लाने के लिए कहा। मुलाजिम ने उस कमरे में दस्तरखान बिछाकर खाना लगा दिया। फुरकान यकीनन पहले भी वहाँ कई बार खाना खाता रहा था। वो जब हाथ धोकर खाना खाने के लिए वापस कमरे में पहुंचा और दस्तरखान पर बैठा तो डॉक्टर सब्त अली ने अचानक उसे मुखातिब किया। आप मुस्कुराते नहीं हैं सालार? उनके सवाल से ज्यादा सवाल की नीयत पर गड़बड़ा गया। कुछ अचानक सा वो उन्हें देखता रहा। इस उम्र में इतनी संजीदगी तो कोई मुनासिब बात नहीं। सालार कुछ हैरानी से मुस्कुराया। 15-20 मिनट के मुलाकात में कैसे जान गए कि मुस्कुराने का आदी नहीं रहा था। वो फुरकान की तरफ देखकर कुछ छिपा, फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। ये आसान काम साबित नहीं हुआ। क्या मेरा चेहरा मेरे हर एहसास को जाहिर करने लगा है कि पहले फुरकान और अब डॉक्टर सब्त अली मुझसे मेरी संजीदगी की वजह जानना चाहते हैं? उसने सोचा। ऐसी कोई बात नहीं, मैं इतना संजीदा नहीं हूँ, उसने डॉक्टर सब्त अली से ज्यादा जैसे खुद को बताया। मुमकिन है ऐसा ही हो, डॉक्टर सब्त अली ने मुस्कुराते हुए कहा। खाने के बाद दोनों को रुखसत करने से पहले वो अंदर गए। वापसी पर उनके हाथ में किताब थी। वो किताब उन्होंने सालार की तरफ बढ़ा दी। आपका ताल्लुक माशियात से। कुछ अर्से पहले मैंने इस्लामी इक्तिसादियात के बारे में एक किताब लिखी है। मुझे खुशी होगी अगर आप उसे पढ़ें ताकि आपको इस्लामी इक्तिसादी निज़ाम के बारे में भी कुछ वाकिफियत हासिल हो। सालार ने किताब उनके हाथ से पकड़ ली। किताब पर एक नजर डालते उसने मध्यम आवाज में डॉक्टर सब्त अली से कहा,
मैं वापस जाकर भी आपसे राब्ता रखना चाहता हूँ। मैं आपसे सिर्फ इक्तिसादियात के बारे में नहीं सीखना चाहता, और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। डॉक्टर सब्ताली ने नरमी से उसका कंधा थपथपाया। डॉक्टर सब्ताली साहब के पास जितने लोग भी आते हो किसी न किसी हवाले से कम्युनिटी वर्क से वाबस्ता हैं। कुछ पहले उस काम में इन्वॉल्व होते हैं और जो पहले नहीं होते वो बाद में हो जाते हैं। डॉक्टर सब्ताली से पहल मुलाकात के बाद फुरकान ने उससे बताया, उनके पास आने वाले ज़्यादातर लोग बहुत क्वालिफाइड हैं, बड़े बड़े इदारों से वाबस्ता हैं। मैं भी इत्तिफाकन ही उनके पास जाना शुरू हुआ। लंदन में एक बार उनका लेक्चर सुनने का इत्तिफाक हुआ, फिर पाकिस्तान आने पर एक दोस्त के तवस्सुत से उनसे मिलने का मौका मिला, और उसके बाद से मैं उनके पास जाता रहा हूँ। और मुझे महसूस होता है कि ज़िंदगी के बारे में मेरे नज़रियात पहले की निस्बत अब बहुत साफ और वाज़ेह हैं। ज़हनी तौर पर भी मैं पहले की निस्बत अब ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ। तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे थे। उस प्रोजेक्ट में मेरी बहुत ज़्यादा मदद डॉक्टर सब्ताली के पास आने वाले लोगों ने भी की। बहुत सारी सहूलियात उन्हीं लोगों ने फराहम की, और मैं यहाँ इस किस्म के प्रोजेक्ट पर काम करने वाला वाहिद नहीं हूँ, और हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं। इस मदद की नौयत मुख्तलिफ होती है, मगर मकसद एक ही होता है, हम इस मुल्क को तब्दील करना चाहते हैं। साला ने उसके आखिरी जुमले पर अजीब सी नज़रों से उसे देखा। ये इतना आसान तो नहीं है। हाँ, हम जानते हैं आसान काम नहीं है। हम ये भी जानते हैं सब हमारी ज़िंदगियों में नहीं होगा, मगर हम वो बुनियाद ज़रूर फराहम कर देना चाहते हैं जिन पर हमारे बच्चे और उनके बाद वाली नस्ल तामीर करती रहे। वो अंधेरे में टामिक टोरियां न मारते रहें। कम अज़ कम मरते हुए हम लोगों के एहसास तो नहीं होगा कि हम लोगों ने तमाशाइयों जैसी ज़िंदगी गुजार दी। दूसरे बहुत से लोगों की तरह हम भी सिर्फ तनकीद करते रहे, खराबियों पर उंगलियां उठाते रहे, इस्लाम को सिर्फ मस्जिद की हदूद तक ही महदूद करके बैठे रहे। अपनी और दूसरों की जिंदगियों में हमने कोई तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की। वो हैरानी से फुरकान का चेहरा देखता रहा था। इमाम हाशिम जलाल अंसर साहब के बाद एक और मुसलमान को देख रहा था, एक और प्रैक्टिकल मुसलमान को, मुसलमानों की एक और किस्म से आगाह हो रहा था। वो मुसलमान जो दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते थे, जो दोनों इंतहाओं के बीच के रास्ते को पहचानते थे और उन पर चलने का तरीका जानते थे, वो बुरी तरह उलझा। तुमने मेरी ऑफर के बारे में क्या सोचा है? उसने फुरकान से कहा। मैंने तुम्हें बताया था मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। तुम्हारी ज़रूरत है इस मुल्क को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के इदारों को। तुम्हें यहाँ आकर काम करना चाहिए। साला इस बात पर हल्के से हंसा। तुम कभी इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। अच्छा, मैं इस पर सोचूंगा। फिर तुम मेरी ऑफर के बारे में क्या कहोगे? मेरे गांव के करीब एक और गांव है, इसी हालत में जिस हालत में 10-15 साल पहले मेरा गांव था। मैं आजकल कोशिश कर रहा था कि कोई वहाँ पर स्कूल बना दे। प्राइमरी स्कूल तो गवर्नमेंट का वहाँ है, मगर आगे कुछ नहीं है। अगर तुम वहाँ स्कूल शुरू करो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। मैं और मेरी फैमिली तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसे देखेंगे। हम उसे कायम करने में भी तुम्हारी मदद करेंगे, मगर फिर तुम्हें खुद ही उसे चलाना होगा। सिर्फ रुपया फराहम कर देना काफ़ी नहीं होगा। फुरकान ने कुछ देर की खामोशी के बाद कहा, कल चल सकते हो मेरे साथ वहाँ? साला ने कुछ सोचते हुए कहा। तुम्हारी तो फ्लाइट है कल सुबह। नहीं, मैं 2 दिन बाद चला जाऊंगा। एक बार मैं चला गया तो फौरी तौर पर मेरे लिए वापस आना मुमकिन नहीं रहेगा, और मैं जाने से पहले एक काम शुरू कर देना चाहता हूँ। उसने फुरकान से कहा। फुरकान ने सर हिला दिया। वो उस रात की फ्लाइट से इस्लामाबाद गए और फिर रात को ही फुरकान के गांव चले गए। रात वहाँ कयाम करने के बाद सुबह फजर के वक्त फुरकान के साथ वो उस गांव में गया। दोपहर 12 बजे तक उस गांव के लोगों से मिलते और वहाँ फिरते रहे। वहाँ मौजूद प्राइमरी स्कूल को देखकर सालार को यकीन नहीं आया था। वो अपनी हालत से कुछ भी लगता था, मगर स्कूल नहीं। फुरकान को इसकी तरह कोई शौक नहीं लगा था। वो वहाँ के हालात से पहले ही बहुत अच्छी तरह बाखबर था। वो साल में 3-4 मरतबा मुख्तलिफ देहात में मेडिकल कैंप्स लगवाया करता था, और वो देहात की ज़िंदगी और वहाँ की हालत से सालार की निस्बत बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था। फुरकान को शाम की फ्लाइट से लाहौर जाना था। वो लोग 2 बजे के करीब वहाँ से इस्लामाबाद जाने के लिए रवाना हो गए। स्कूल के उस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले सिकंदर उस्मान से उसकी बात हुई थी। उसने मुख्तसर अल्फाज में उन्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। वो किसी मुदाखलत के बगैर उसकी बात सुनते रहे। फिर उन्होंने बड़ी संजीदगी से उससे कहा, ये सब
कुछ क्यों कर रहे हो तुम? पापा, मैं इस काम की ज़रूरत महसूस करता हूँ लोगों को। उन्होंने सालार की बात काट दी। मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा। फिर आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? हैरान हुआ। मैं तुम्हारे लाइफ स्टाइल की बात कर रहा हूँ। मेरे लाइफ स्टाइल को क्या हुआ? वो चौंका। सिकंदर उस्मान उसे देखते रहे। तुमने कुरान पाक हिफ्स करने के बारे में हमें उस वक्त बताया जब तुम हिफ्स कर चुके थे। ओके फाइन, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम हज पर जाना चाहते थे, मेरे सिलसिले में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर मैंने तुम्हें नहीं रोका। तुमने हर तरह की सोशल लाइफ खत्म कर दी, मैंने एतराज़ नहीं किया। तुम मजहब में ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे। तुम नमाज शुरू कर दी, वो भी मस्जिद में। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। तुमने बिजनेस करने के बजाय जॉब करना चाहिए, वो भी यहाँ नहीं अमेरिका में। मैंने तुम्हें करने दी। अब तुम एक स्कूल खोलना चाह रहे हो। अब ज़रूरी हो गया कि हम इस तमाम मामले पर कुछ संजीदगी से बात कर लें। सिकंदर उस्मान बेहद संजीदा थे। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे लाइफ स्टाइल तुम्हें हमारे सोशल सर्कल के लिए नाकाबिल कबूल बना देगा। पहले तुम एक इंतहा पर थे, अब तुम दूसरी इंतहा पर हो। 25-26 साल की उम्र में जिन कामों में तुम अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो गैर ज़रूरी है। तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली लाना चाहिए। हम जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ मज़हब से ऐसी वाबस्तगी बहुत से मसाइल पैदा कर देती है। उस सर झुकाए उनकी बातें सुन रहा था। और सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, हमारे लिए भी बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। तुम खुद सोचो, तुम लोगों को क्या इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हो? कल को हम या तुम खुद जब अपनी क्लास की किसी अच्छी फैमिली की लड़की के साथ शादी करना चाहोगे तो तुम्हारी मजहबी वाबस्तगी तुम्हारे लिए कितने मसाइल पैदा करेगी, तुम्हें अंदाज़ा है? कोई भी फैमिली सिकंदर उस्मान का नाम देखकर या तुम्हारी क्वालिफिकेशंस देखकर अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर देगी। ऊपर से तुमने इस उम्र में सोशल वर्क शुरू करने की ठान ली है। जब तुम्हारी उम्र के लोग अपने करियर के पीछे भाग रहे होते हैं तो तुम यूनिसेफ में बहुत सोशल वर्क करते रहे हो, इतना काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि तुम ये सब कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में भी शुरू कर दो। जो पैसा तुम उस स्कूल पर लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ज़ाया करोगे उसे तुम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए महफूज करो। उन्हें आसाइशी देने के लिए, एक आरामदायक लाइफ स्टाइल देने के लिए अपने आप पर खर्च करो। 300 साल की जिंदगी नहीं है तुम्हारी, फिर इतनी सी उम्र में बुढ़ापे को क्यों सवार कर लिया है तुमने अपने असाब पर? एक हादिसा हुआ, बुरा हुआ, तुमने सबक सीखा, बहुत अच्छा किया, बस इतना काफी है। उसका ये मतलब नहीं कि तुम इस उम्र में तस्वीर पकड़ लो और रुके। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? उन्होंने पूछा। पापा, मैंने तस्वीर नहीं पकड़ी है, साला ने उनके सवाल का जवाब देने के बजाय कहा। आपने जिंदगी में तवाज़ा रखने की बात की, मैं वो तवाज़ा नहीं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने करियर में कहाँ पर खड़ा हूँ आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरी कारकर्दगी से आप वाकिफ हैं। मैं वाकिफ हूँ और इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम इस तरह की सरगर्मियों में खुद को इन्वॉल्व ना करो तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। सिकंदर ने कहा। मैं कहीं नहीं जा सकता। अगर आप ये समझते हैं कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ तो करियर की किसी माउंट एवरेस्ट तक पहुँच जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। इसने तवक्कुफ से कहा। तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सोचो, अपनी शादी के बारे में। ऐसे अप्रोच रखने पर तुमको कहाँ कबूल किया जाएगा? मैंने सोचा है पापा, मैं शादी करना ही नहीं चाहता। सिकंदर हंसे। बचकाना सोच है, हर एक यही कहता है। तुम तो अपने एडवेंचर याद रखना चाहिए, तुम्हें तो अपना एडवेंचर याद रखना चाहिए। उनका इशारा किस तरफ था वो जानता था। वो बहुत देर कुछ नहीं कह सका। ये भी नहीं कि उस एडवेंचर की वजह से शादी नहीं करना चाहता था। मुझे याद है, बहुत देर बाद उसने मध्यम आवाज में कहा, मैं आपके सोशल सर्कल में बहुत पहले मिसफिट हो चुका हूँ और मैं यहाँ जगह बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। मुझे उस सोशल सर्कल में कोई नया ताल्लुक या रिश्ता भी कायम नहीं करना। मुझे परवाह नहीं कि लोग, मेरे बहन भाई मेरे मजाक उड़ाएंगे या मुझ पर हंसेंगे। मैं उस सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। जहाँ तक सवाल इस प्रोजेक्ट का है, पापा मुझे इसे शुरू करने दे। मेरे पास बहुत पैसा है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद भी मुझे फुटपाथ पर रहना नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को जिस्म की बीमारी होती है, कुछ को रूह की। जिस्म की बीमारी के लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, रूह की बीमारी के लिए लोग वही करते हैं जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ। मैं इस पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ, सिर्फ सुकून नहीं खरीद सकता। जिंदगी में पहली बार मैं सुकून हासिल करने के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है मुझे सुकून मिल जाए। सिकंदर उस्मान की समझ में नहीं आया उसे क्या कहें।
वापस वाशिंगटन पहुंचकर वो एक बार फिर पहले की तरह मसरूफ़ हो गया था, मगर इस बार फ़र्क ये था कि वो मुसलसल पाकिस्तान में फुरकान और डॉक्टर सबताली के साथ राबिते में था। फुरकान उसे स्कूल के बारे में होने वाली तफसीलात से आगाह करता रहता था। यूनिसेफ में इस तरह का काम उसकी जॉब का हिस्सा था। उसे उस काम के लिए बहुत अच्छा मुआवजा दिया जाता था, मगर पाकिस्तान के उस गांव में इस तरह के काम का आगाज़ और वो भी अपने वसाइल से 3 साल पहले के सालार सिकंदर को जानने वाले कभी भी इस बात यकीन नहीं करते। खुद उसे भी यकीन नहीं आता था कि वो कभी इस तरह का काम करने का सोच सकता था, मगर ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए अपने अकाउंट से पैसा निकालते से अंदाज़ा हुआ था कि उसके लिए प्रोजेक्ट कम अज़ कम माली लिहाज से मुश्किल नहीं था। पिछले 3 साल में उसके अखराजात में बहुत कमी आ गई थी। बहुत सारी वो चीज़ें उसकी ज़िंदगी से निकल गई थी जिन पर वो अंधाधुंध पैसा खर्च करता था। वो अपने बैंक अकाउंट में रकम जानकर हैरान हो गया। तो ऐसा शख्स नहीं था जिससे पैसा जमा करने की तवक्का की जा सकती। एमफिल के लिए उसके पास स्कॉलरशिप था। उसे कम अज़ कम उसके लिए अपने पास से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता था। उस दिन अपने अपार्टमेंट में चलते फिरते उसने पहली बार वहाँ मौजूद तमाम चीज़ों को गौर से देखा था। उसके अपार्टमेंट में कहीं भी कोई भी महंगी चीज़ नहीं थी, बल्कि सामान भी बहुत महदूद था। उसका किचन भी खाने पीने की चीज़ों से तकरीबन खाली था। कॉफ़ी, चाय, दूध और इसी तरह की चंद दूसरी चीज़ें। उसका अपने अपार्टमेंट में बहुत कम वक्त गुजरता था। जो वक्त गुजरता वो सोने में गुजरता। यूनिसेफ में अपनी जॉब जाते हुए भी उसके पास पहले से मौजूद कपड़ा और दूसरी अशिया का इतना अंबार मौजूद था कि वो इस मामले में भी लापरवाही बरतता रहा। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने आखिरी बार इस तरह की कोई चीज़ कब खरीदी थी। अपने साथ काम करने वाला और यूनिवर्सिटी में अपने कुछ क्लास फेलोज के अलावा न्यूयॉर्क में किसी को नहीं जानता था, या फिर दानिस्ता तौर पर उसने खुद को एक महदूद सर्कल में रखा था और लोगों के साथ भी उसकी दोस्ती बहुत रस्मी किस्म की थी। वाहिद चीज़ जिस पर वो खर्च करता रहता था वो खिताबें थी। इस लाइफ स्टाइल के साथ अगर उसके अकाउंट में इतनी रकम जमा हो गई थी तो कोई खिलाफ तवक्का बात नहीं थी। ऑफिस, यूनिवर्सिटी, फ्लैट, उसकी ज़िंदगी के मामलात में चौथी चीज़ कोई नहीं थी। एमफिल के दौरान सालार ने यूनिसेफ छोड़कर यूनेस्को ज्वाइन कर लिया। एमफिल करने के बाद सालार की पोस्टिंग पेरिस में हो गई। उससे पहले एक फील्ड ऑफिस में काम कर रहा था, मगर अब उसे यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स में काम करने का मौका मिल रहा था। वो गुज़िश्ता सालों में वक्तन फ़ौक्तन छोटी मोटी प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में पेरिस जाता रहा था, मगर उस बार वो पहली दफ़ा लंबे अरसे के लिए वहाँ जा रहा था, एक आशना दुनिया से नाआशना दुनिया में। इस दुनिया में जहाँ वो ज़बान तक से वाकिफ़ नहीं था। न्यूयॉर्क में उसके बहुत से दोस्त थे, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं था जिसे बहुत अच्छी तरह जानता हो। यूनिसेफ में किए जाने वाले अनथक काम की तरह वो यहाँ आकर एक बार फिर उसी तरह काम करने लगा था, मगर इस्लामाबाद के नवाई इलाके में शुरू किए जाने वाला वो स्कूल यहाँ भी उसके जहन से महू नहीं हुआ था। बाज़ दफ़ा उसे हैरत होती कि अपनी जॉब में तालीम से इतना गहरा ताल्लुक़ होने के बावजूद आखिर उसे कभी फुरकान की तरह स्कूल खोलने का ख्याल क्यों नहीं आया। अगर इस स्कूल के बारे में वो कई साल पहले सोच लेता तो शायद आज स्कूल बहुत मुस्तहक़न बुनियादों पर खड़ा होता। मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत नहीं है, न ही उसके लिए मैं कोई गहरी अनसियत रखता हूँ, उसने शुरू की मुलाकात में एक बार फुरकान से कहा था। क्यों? फुरकान ने पूछा था। क्यों का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, बस पाकिस्तान के लिए कोई ख़ास एहसास मेरे दिल में नहीं है, उसने कंधे उचका कर कहा था। ये जानने के बावजूद कि ये तुम्हारा मुल्क है। हाँ, ये जानने के बावजूद अमेरिका के लिए ख़ास एहसास है, अमेरिका से मोहब्बत है? फुरकान ने पूछा। नहीं, उसके लिए भी मेरे दिल में कुछ नहीं है, उसने इत्मीनान से कहा। फुरकान ने उस बार हैरानी से उसे देखा। दरअसल मैं वतनियत पर यकीन नहीं रखता, इसने फुरकान को हैरान देकर वजाहत की। या फिर मुझे उन जगहों के लिए मोहब्बत पैदा करने में दिक्कत महसूस होती है जहाँ मैं रहता हूँ। मैं कल किसी तीसरे मुल्क में रहने लगूंगा तो अमेरिका को भी याद नहीं करूँगा। तुम बड़े अजीब आदमी हो सालार, फुरकान ने बेख्तियार कहा। क्या ये मुमकिन है कि आदमी अपने मुल्क के लिए या उस जगह के लिए कोई ख़ास एहसास ही नहीं रखे जहाँ वो रहता है? फुरकान को उसकी बात पर यकीन नहीं आया था, मगर उसने कुछ गलत नहीं कहा था। पेरिस आने के बाद उसे न्यूयॉर्क की कोई चीज़ याद नहीं आई थी। न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क आते हुए भी उसे वहाँ एडजस्टमेंट का कोई मसला नहीं हुआ था। वो हर पानी की मछली था।